Hello everyone. So in this video we will discuss DPP number 38. We have already discussed DPP number 37 in three parts, right? Part 1, part 2, part 3. अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, राइट? और ये जो लिमिट है, लिमिट इज बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ मेंस एंड एडवांस, राइट? So now we will discuss with the question number 1. You can see this question number 1. एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, सच दैट एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1. ये एफ ऑफ 2 बेसिकली नहीं है, ये एफ डैश 2 है. एफ डैश 2 का मतलब होता है एक बार डेरिवेटिव किया गया है उस फंक्शन को, फिर जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 2 रखा गया है, तो आपके पास ये एफ डैश 2 आया है वहाँ से, राइट? तो आपको इसकी लिमिट कैलकुलेट करना है. तो एफ डैश 2 से सीधा मतलब ये पता चल रहा है कि आपको एल ऑपरेटर रूल लगाना है. वी हैव टू अप्लाई दिस रूल, क्योंकि ये दे ही दिया, वैल्यू दे रखा आपके पास एफ डैश 2, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको ये वाला रूल अप्लाई करना है. तो अगर आप पहले ही x की जगह पे 2 रखेंगे, मतलब x टेंड्स टू 2 करेंगे, तो क्या आता है देखो जरा. 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे f2 आ जाएगा, माइनस ये 4 इंटू f2 आ जाएगा. अब मुझे बताइए f2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, तो मतलब ये 4 इंटू f2 4 इंटू f2, ऊपर 0 और नीचे भी क्या आ जाएगा 0. तो 0/0 का फॉर्मेट है. तो 0/0 का फॉर्मेट या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्मेट होता है तो आपका एल ऑपरेटर रूल लगता है. तो यहाँ पे इट इज वेरी मच एलिजिबल, राइट, टू बी अप्लाइड फॉर एल ऑपरेटर रूल. तो आप वही भी लगाने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे. डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पहले तो ये f2 की वैल्यू दी है 4x² माइनस 4fx. अब हमने इसका डेरिवेटिव किया तो x² का डेरिवेटिव 2x आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x हो जाएगा, माइनस f का डेरिवेटिव f डैश x आएगा. लिमिट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ पे f डैश 2 आ जाएगी, जबकि f डैश 2 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1 दे रखी है. यहाँ पे रखेंगे तो 8 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1, दैट इज 12 इज द आंसर. You can match which one is the correct. D is the right answer for this question number 1. Now let us move to the question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप लिमिट लगाओगे तो ये 1 रेज टू इनफाइनाइट टाइप का फॉर्मेट बन रहा है. जब 1 रेज टू इनफाइनाइट टाइप का फॉर्मेट बनता था तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि ये अंदर जो कुछ भी लिखा है e की पावर में पूरा कर देते. पहली बात तो e की पावर में लिमिट चली जाती है, और अंदर जो कुछ भी लिखा है वो पूरा लिखेंगे. देखिए यहाँ पे लिखा गया, और -1 करेंगे और पावर में जो कुछ भी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? इसका कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो आपको पुराने वीडियो देखने होंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट? ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे. अब आपके पास क्या बचा, ये n² से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बचा है. आप देखोगे तो ये जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू क्या है, हमेशा लेस देन n होगी, राइट? n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा रहे, देखो यहाँ पे आप क्लियर वैल्यू बता नहीं सकते. ये जो n टेंड्स टू इनफाइनाइट का मतलब ये होता है n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट. n कोई इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं होती है, ये बहुत बड़ी वैल्यू की तरफ टेंड कर रहा है. तो क्या होगा जरा समझते हैं. तो वो जो 1/इनफाइनाइट होगा, 1/n होगा, दैट विल टेंड टू 0. और ऊपर वाले जो वैल्यू है ये तो सम हो रही है. तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, जब इस तरीके से दो फंक्शन इस तरीके से हो तो ये इस वाले की हमें वैल्यू क्लियर नहीं हो पा रही कि इसकी आंसर क्या आएगा. भाई 1/n तो पता चल रहा है 0 आ रहा है, लेकिन ये जो सेकंड पार्ट लिखा है इसका हमें वैल्यू क्लियर नहीं हो पा रही है. तो हम ये देखेंगे कौन फास्ट चलता है, कंपेयर करेंगे, उसकी स्पीड को कंपेयर करेंगे. बताइए 1/n, यहाँ पे n ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये वैल्यू क्या है, मैंने कहा कि ये 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/n इज ऑलवेज लेस देन n. मतलब ये तो n से छोटी वैल्यू है, तो ये इनफाइनाइट की तरफ ज्यादा जल्दी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि नीचे तो n ही लिखा हुआ है ना, तो इसलिए नीचे वाली वैल्यू ज्यादा इनफाइनाइट की तरफ भागेगी, इसलिए 1/n पहले 0 हो जाएगा, ये बाद में इनफाइनाइट होगा. इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका, e⁻0, और e⁻0 मतलब क्या हुआ 1. तो ये वाला जो फंक्शन है 1/n इज वेरी मच डोमिनेटिंग. तो जो डोमिनेटिंग होता है उसकी जो लिमिट होती है वही आंसर होता है. दिस इज एज सिंपल एज दैट. आप इतना समझ लीजिए, डोमिनेट कौन करेगा, 1/n करेगा, ये डोमिनेट नहीं करेगा, इसलिए इसकी जो लिमिट होगी 1/n की वही आंसर होगा. ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होते, ये लिमिटिंग वैल्यूज होती है. मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, आप प्रीवियस डीपीपी का पहला वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीजें आप क्लियर होगी, सारी बातें आप डिस्कस की गई है. फिर से देखिए, तो ये डीपीपी बेसिकली बेस्ड ऑन एलएच रूल.
LH रूल एंड ये LH रूल मतलब एल हॉस्पिटल रूल, इस रूल पे बेस्ड है और 1:∞ रूल पे बेस्ड है। ये दो फॉर्मेट बनेंगे, इन पे बेस्ड है। जैसे यहाँ पर भी आप x → a लगाओगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे 0 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है। ये परसेंटेज नहीं है, दिस इज नॉट परसेंटेज, दिस इज 0/0 फॉर्मेट। आप देखोगे 0/0 फॉर्मेट बनेगा अगर आप यहाँ पे लगाएंगे लिमिट तो। इसलिए यहाँ पे क्या करना होगा, LH रूल लगा दो। LH रूल का मतलब होता है ऊपर वाले डेरिवेटिव करके ऊपर लिख दो और नीचे वाले डेरिवेटिव करके नीचे लिख दो। ठीक है, तो ऊपर वाला डेरिवेटिव किया हमने 1/3, बगल में आ गया, पावर में एक कम हो जाता है, फिर अंदर वाले को फिर से करते हैं तो उसका डेरिवेटिव a का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। तो ये लिख दी भाई, डेरिवेटिव ऑफ x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है, n × x⁻n-1 होता है। तो पावर बगल में आ गई, पावर में कम हो गया तो ये वाला पोर्शन ये हो गया। फिर अंदर चूंकि x नहीं है, x के अलावा दूसरा फिर से डेरिवेटिव करते हैं तो उसका आ जाएगा 2, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। सेम लॉजिक के साथ ये वाला आंसर आ जाएगा। ऐसे नीचे डेरिवेटिव किया, ये सब आ गया। अब जो आप लिमिट लगा दो, अब लिमिट लगाओगे तो ये 0/0 केस नहीं बनेगा। लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे 3a बन जाएगा, तो 3a की पावर कितना था, -2/3। यहाँ पे भी 3a बन जाएगा, 3a की पावर -2/3 इंटू 3, यहाँ पे इंटू में 2 है। अब क्या करेंगे, ऊपर से 1 नीचे भी ऐसे रखेंगे यहाँ पे, तो ये भी 4a बन जाएगा, 4a की पावर -2/3। यहाँ पर बन जाएगा 4a की पावर -2/3, 4 भी आएगा। अब देखो 1/3 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, सभी से 1/3 कॉमन कर लो। a की पावर -2/3 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सारा हमने कॉमन करके डिवाइड कर लिया तो आपके पास इतनी चीज बची आगे। देखो हमने ऊपर से पहले 3a की पावर -2/3 कॉमन किया, अंदर 2 - 3 बचेगा, नीचे से 4a की पावर -2/3 कॉमन किया, अंदर 1 - 4 बचेगा, ऊपर भी माइनस आएगा, नीचे माइनस आएगा, दोनों माइनस एक दूसरे को खत्म कर लेंगे। तो 3 की पावर -2/3 हो गया और यहाँ 4 की पावर -2/3 हो गया। अब हमने इनको उलट दिया मतलब इसको नीचे भेजा, इसको ऊपर भेजा, तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव। तो ये आपके पास आ गया 1/3। अब इनको अलग अलग पावर दे दिया, ये 2 की पावर 2/3, सॉरी 4 की पावर 2/3 जो है ना अपना, ये जो अपना 4 की पावर 2/3 है, इसको हमने क्या लिख लिया, इसको हमने लिख लिया 2 की पावर 2/3। अब इससे 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4/3 हो गया, चौकस 2 की पावर 4/3 कर लिया। ठीक है, अब इसका एक 2 बाहर कर लिया, नीचे 2 की पावर 3 की पावर 2/3 बना ही रहा। ठीक है, एक 2 बाहर कर लिया तो 2 की पावर ऊपर 1/3 हो जाएगा, लेकिन इसमें जो नीचे 3 की पावर 2/3 लिखा हुआ है, इसको बना लिया 3 की पावर 2 की पावर 1/3, तो 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो नीचे क्या आ गया, 9 की पावर 1/3 आ गया। ये ऊपर बाहर 2/3 आ चुका है, ये ऊपर 2 की पावर 1/3 आ चुका है, नीचे 9 की पावर 1/3 आ चुका है। हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, आपके पास आंसर मैच कर गया, बी इज द राइट आंसर। देखिए मतलब आंसर आ जाने के बाद भी आपको आंसर मिलाना है, समझ रहे हो। सो दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन, ये मेंस का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका कैसा है, आप देखोगे तो ये क्वेश्चन भी आपका है, ये दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ 1∞। आप देखो लिमिट लगाओगे x → 0 तो tan π/4 हो जाएगा। tan π/4 की वैल्यू होती है 1, राइट, और यहाँ पे 1/0 जो होगा वो इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, तो 1∞ आपको बन रहा है। तो फिर से मैंने क्या बताया, जो भी अंदर फंक्शन होता है उसमें -1 करते हैं, ऊपर जो पावर होता है उसका मल्टीप्लाई में लिख देते हैं और पूरी चीज e की पावर में ले जाते हैं। ये बात मैंने बताया। यहाँ पे मैंने tan a + b का फार्मूला लगाया, tan a + tan b अपन 1 - tan a × tan b, ये -1। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, वो tan 45 मतलब tan π/4 मतलब tan 45, उसकी वैल्यू होती है 1। इसको सॉल्व किया तो 2 में tan x अपॉन में 1 - tan x आ गया। अब इस 2 tan x को जो tan x अपॉन में x इनको एक साथ कर लिया, बाकी 2 tan x इनको एक साथ कर लिया, इसकी वैल्यू होती है 1 और इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि नीचे x टेंड्स टू 0 है, तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है, tan 0 की वैल्यू होती है अपना 0, तो इसलिए वहां पे आ जाएगा 0। तो e की पावर 2 आ जाएगा, तो e की पावर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, इसमें एक बड़ी चीज है, एक और इसमें लेबनीज रूल होता है। ठीक है, अगर अभी आप लिमिट देखोगे तो 0 x → 0 करोगे तो
इंटीग्रेशन जो है ना 0 to 0 हो जाएगा, और जब किसी इंटीग्रेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होता है तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 0 और नीचे भी आ जाएगा 0, तो बन गया 0/0 फॉर्म। तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। एल हॉस्पिटल रूल लगने का मतलब अब यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन करेंगे ऊपर वाले का और नीचे वाले करेंगे तो वो तो 1 आ जाएगा, तो वो तो 1 कर दिया। लेकिन ये है डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। माइंड वेल, ये क्या है, आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं लेकिन इंटीग्रेशन के साइन के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो इसका रूल होता है, क्या होता है, रूल होता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर जो वेरिएबल है एक्स उसको टी की जगह पर रख देंगे, यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, तो एक्स आ गया और 10x आ गया, और ऊपर जो वेरिएबल है एक्स उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लिया माइनस। अब लोअर लिमिट करेंगे, जहाँ जहाँ पर टी है वहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे और डेरिवेटिव कर देंगे लोअर लिमिट का, तो लोअर लिमिट वाला तो पोर्शन 0 हो गया, बात बचेगी ये, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x होता है 1, तो भी काम खत्म। तो क्या आ गया, सिर्फ x sin 10x आ गया। अब आप x टेंड्स टू 0 लगाओगे तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये भी 0, ये भी 0, पूरा 0 आ गया। अब यहाँ मैंने एक लेबनीज रूल लिखा हुआ है जो कि मैंने इस पूरे प्रोसेस में लगाया है। लेबनीज इज ए गॉड फादर फॉर मैथमेटिक्स। उन्होंने एक रूल दिया, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे इस तरीके से, hx gx। तो क्या करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करते हैं, टी के रिस्पेक्ट करते हैं, तो टी की जगह पे अपर लिमिट, तो टी की जगह पर रख दिया gx और gx का डेरिवेटिव माइनस टी की जगह पर लोअर लिमिट और नीचे वाले का डेरिवेटिव। दिस इज व्हाट इज द लेबनीज रूल फॉर दिस क्वेश्चन, व्हाट वी हैव यूज्ड इन दिस क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। फिर से अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, फिर से अपना ये 1 रेज़ टू इनफाइनाइट की पावर बन रहा है, तो फिर से क्या करते हैं, जो भी ये वाला बेस होता है उसमें -1 करते हैं और पावर में जो कुछ भी लिखा हो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पूरा सिस्टम चला जाता है e की पावर में। तो हमने कर लिया, तो जब -1 किया उसको सॉल्व किया। अब यहाँ पे हमने साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया, लिख देता हूँ यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी। ये क्या होता है, ये होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। ये फॉर्मूला हमने लगाया यहाँ पे, ठीक है। सो वी हैव गॉट x प्लस a/2 इंटू साइन x माइनस a/2। यहाँ पे x माइनस 1/x माइनस a था तो उसको ऐसे बनाए रखा आपने, फिर इनको सिस्टमेटिक तरीके से लिखा, cos x प्लस a/2 अपॉन में साइन है, इनको अलग कर लिया। अभी जो 2 था, अब 2 को ऐसे लिख दिया जाके, ये जो नीचे x माइनस a था उसके नीचे लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर लिमिट लगाने से ये वाली पोर्शन 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, तो जब इस तरह के केस होता है तो ये इसकी वैल्यू आ जाती है 1, इसकी वैल्यू हो गई 1, और जब यहाँ पर लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू a रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा cos a, नीचे आ जाएगा sin a, cos a अपॉन sin a होता है cot a, e raised to cot a, क्योंकि सब पूरा सिस्टम किसके ऊपर चल रहा था, e की पावर चल रहा, तो ये a is the right answer for this question number 6. Now let us move to the question number 7. You can see this question number 7. ये भी अगर आप लिमिट लगाओ तो 0/0 का फॉर्मूला बन रहा है। 0/0 फॉर्मूला बनते ही आपके दिमाग में LH रूल आएगा, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है कि LH रूल से ही आपकी सौदा सस्ता पड़ेगा, कभी कभी महंगा पड़ता है। तो आपको देखना होगा कि क्या है, सच में एप्लीकेबल है कि नहीं। आपको देखना कंपेटेबिलिटी कि क्या LH रूल कंपेटेबल है क्या, यहाँ पे तो है, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। इसका करेंगे डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, ये x क्यूब अंदर वाले को पूरे x मान के x क्यूब क्या होता है 3x² होता है, लिख लिया, माइनस ये वाला है, ये वाला माइनस है यहाँ पे, और जिसको x माना उसका फिर से किया, तो sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा, cos x का हो जाएगा माइनस का sin x। अब नीचे वाला डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, sin 2x क्या होगा cos 2x हो जाएगा, लेकिन 2x का फिर से करोगे तो 2 और आ जाएगा, माइनस यही वाला क्वेश्चन वाला माइनस, तो ये दोनों माइनस, ये वाला माइनस विल बिकम प्लस, और 3/2 अपना बाहर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे एक खेल क्या किया, cos x प्लस sin x 2 है ना, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए अलग अलग किया, एक किया यहाँ पे, एक किया यहाँ पे, इनटू में cos x माइनस sin x ये था, इसको ऐसे लिख दिया। अब ये cos x प्लस sin x, ये cos x माइनस sin x, ये बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ऊपर cos x प्लस sin x आ रहा है, 3/2 अपना बाहर आ रहा है, नीचे cos 2x चल रहा है। अब ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, इट इज नथिंग बट cos 2x, तो cos 2x कट जाएगा, यही वाला पोर्शन 0 हो रहा था। अब आप लिमिट लगा देंगे cos x प्लस sin x, ये भी 1/√2 तो 1/√2 प्लस 1/√2 ऐड करोगे तो √2 आ जाएगा, तो √2 यहाँ पे आ जाएगा, √2 लिख दिया, इसको सॉल्व किया, 3/√2 हो गया। दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8।
फिर से ये कैसा फॉर्मूला बन रहा है, 1:∞ का फॉर्मूला बन रहा है। फिर से मैंने कैसे कहा है, मैंने ये कहा है कि नीचे जो भी बेस में होता है उसको उसमें 1 माइनस कर देते हैं, और जो भी पावर होता है उसको नीचे उतार लेते हैं, बगल में कर लेते हैं, ये सारा सिस्टम चला जाता है e की पावर में। ये भी क्यों होता है ये भी मैंने बताया है। अगर आपको लिमिट में बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना चाहिए, राइट। ये भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है, क्यों ऐसा होता है। अब हमने ये चीज कर लिया। अब ऊपर चूंकि cos x माइनस 1 आ रहा है तो cot स्क्वायर x को लिख दिया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और इस sin स्क्वायर x की जब लिख दिया 1 माइनस sin cos स्क्वायर x, और फिर 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या लिख दिया 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x। अब ये दोनों कट जाएंगे, बस माइनस बाहर आ जाएगा, ऊपर cos स्क्वायर x बचेगा, नीचे 1 प्लस cos x बचेगा। लिमिट लगाओगे तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 2, बाहर माइनस चला तो की पावर माइनस हाफ आ जाएगा। आपका बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए यहाँ पे तो ऐसे बोल रहा है कि मतलब इट इज वेरी वायलेंट क्वेश्चन। यहाँ पे x पावर 4 कह रहा है, सोचो जरा, है ना। तो हमने क्या किया, लेट्स सिंप्लीफाई इट। तो हमने क्या किया, x पावर 4 को t मान लिया। अब t मानते ही, क्योंकि x की पावर 4 को आपने t माना, तो जब x टेंस टू 0 जाएगा तो t भी कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा, तो लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा। आपने इस तरीके से लिख लिया। फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बात बताई, e की पावर x को क्या होता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे होता है। अब हमने x1 और x को इधर लेके आए, ठीक है, और इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो नीचे आ गया, इधर पे क्या बचा 1/2 बचा। अब अगर यहाँ पर लिमिट लगाओगे x टेंस टू 0 तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 आएगा। तो क्या वही स्थिति यहाँ नहीं बन रही है क्या, देखिए e की पावर 2t, अगर 2t को अगर आप x सोचे तो क्या आएगा, e की पावर x माइनस 1 माइनस 2x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट इट इज 2t, इट इज नॉट x। तो जो चीज यहाँ पे लिखी हुई, जैसे 2t यहाँ पे लिखा हो उसी चीज से डिवाइड होना चाहिए, उसी के स्क्वायर से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे 2t का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4t स्क्वायर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो अब हमने यहाँ पे सिस्टम बनाया, ऊपर का जो था वो बना रहने दिया, 4t स्क्वायर से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, इतनी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, तो 1/2 मैंने लिख दिया, 4 लिख दिया। टी क्यूब क्यों लिख दिया, क्योंकि टी स्क्वायर ऊपर था और टी ये बगल में था, तो टी क्यूब हो गया। अब बस इस वाले पोर्शन को हम इधर आगे सॉल्व कर लेंगे। अब ऊपर नीचे एक माहौल देखा, नीचे सबसे बड़ी पावर क्या है, टी क्यूब है, तो ऊपर वाले एक्सपेंशन टी क्यूब तक करेंगे। साइन टी का एक्सपेंशन होता है टी माइनस टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस टी क्यूब बाई 5 फैक्टोरियल, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। क्यों, आपको जाना कहाँ तक है, सिर्फ टी क्यूब तक जाना है। ऐसे टी कॉस टी का इंटीग्रेशन एक्सपेंशन लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस टी रेज टू 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता जाएगा, प्लस टी रेज टू 5 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टी की पावर 4 क्यों कर दिया, 4 इसलिए कर दिया कि हालांकि नहीं लिखना चाहिए 4, कोई मतलब नहीं 4 लिखने का, आप ना लिखना, यू शुड नॉट राइट दिस, क्योंकि आपको टी क्यूब तो यहाँ भी मिल जाएगा, बाहर टी है तो उससे मल्टीप्लाई कर टी क्यूब यहाँ मिल जाएगा। चलो हमने लिख दिया, कोई बात नहीं। तो इधर टी क्यूब वाला आ जाएगा 1, देखो टी वाले पोर्शन कट जाएंगे, टी क्यूब वाला पहले वाले टर्म में ये मिलेगा, दूसरे वाले टर्म में ये मिलेगा, फिर इसके बाद टी की पावर 5 मिलेगा, फिर आगे भी टी की पावर 5 लिखना है, हालांकि उससे कोई लेना देना नहीं है। टी की पावर 3 ऊपर से कॉमन करेंगे तो नीचे से कट जाएगा, फिर लिमिट लगा देंगे तो इसके आगे की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, नीचे 2 बचेगा, टी क्यूब इधर कट चुका होगा, इधर माइनस का 1/3 फैक्टोरियल और यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा 1/6। सो which one is the correct answer for this question number 9? C is the right answer for this question number 9. Now let us move to the next question, question number 10. You can see this question number, मतलब ये तो बहुत मासूम सा क्वेश्चन है, मासूम सा क्वेश्चन है, और ये यहाँ क्यों फंस गया, ये तो इट इज जस्ट लाइक रजिया गुंडों में फंस गई। इतना आसान क्वेश्चन इतने बड़े बड़े क्वेश्चन के बीच में कैसे आ गए भाई। देखो सिंपली आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, इट इज टेंडिंग टू 1 वाइल एक्स टेंडिंग टू 0, बस। तो ऊपर चूंकि साइन स्क्वायर है तो नीचे एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, तो हमने एक्स स्क्वायर नहीं था तो ऊपर नीचे एक्स का मल्टीप्लाई करके बना लिया एक्स स्क्वायर। अब चूंकि ऊपर ए एक्स है तो एंगल भी ए एक्स होना चाहिए, तो यहाँ पे ए एक्स का मल्टीप्लाई कर इसका होल स्क्वायर लिख दिया, और चूंकि नीचे ए स्क्वायर एक्स्ट्रा लिखा तो ऊपर ए स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ए स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर, राइट। तो अब इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, इसकी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे 1 आ जाएगी, ठीक है। और ये वाले पोर्शन में क्या आएगा, ये x चूंकि है तो इसलिए पूरी लिमिट कहाँ चली जाएगी, 0 की तरफ चली जाएगी, क्योंकि x is tending to 0. So ultimately A is the right answer for this question number A. So
we have discussed the first part of this DPP 38, right? Next video, next part will come the next day, right? So thank you for watching this video. All right.